रिवाइज मजा आ जाता है यार ऐसे इतवार तो बंदा रिलैक्स हो जाता है कि चलो यार पिछला सारा तो कवर हो गया ना। ओके, पेज नंबर निकालेंगे 231, पेज 231। अच्छा ये 54, अच्छा हाँ वो सॉरी, कल इनकम प्रॉपर्टी की बात चल रही थी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में बैड डेट वाली एडजस्टमेंट। क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा मोहतरम, इसमें कुछ ऐसा है कि हमने कहा था बैड डेट को इनकम में भी डालें क्योंकि वो रिसीवेबल है, मिलना है, लेकिन नहीं मिला इस वजह से खर्चे में भी डालें। इनकम में भी डालें क्योंकि मिलना था, खर्चे में भी डालें क्योंकि नहीं मिला। अब इसको अगर आप कंपेयर करें इस सेक्शन की थ्योरी से तो फिर आपको थोड़ा सा ना अजीब सा नजर आएगा। इस सेक्शन की जो थ्योरी थी दैट वाज गिवन ऑन पेज नंबर 213 212। बैड डेट माइनस करने की 3 शराइत थी। बैड डेट माइनस करने की पहली शर्त ये थी कि किराएदार जो है उसको हमने घर से निकाल दिया। दूसरी शर्त थी उसके खिलाफ कोर्ट में केस कर दिया। ये दोनों शराइत ना वाज़े तौर पे हर सवाल में लिखी नहीं होंगी, तो इन दोनों शराइत के बारे में आपने एज्यूम करने की पूरी हो गई है। ठीक है, घर से निकाल दिया है और क्या कहते हैं उसके खिलाफ केस भी हो गया है। तीसरी शर्त बड़ी अजीब सी थी, वो ये थी कि बैड डेट पास्ट में इनकम में जा चुका है और उस पे टैक्स पे कर दिया है। तीसरी शर्त बड़ी अजीब सी थी, बैड डेट पास्ट में इनकम में जा चुका है और उस पर टैक्स पे कर दिया है। अब ये बात आपको मैंने ऐसे समझाई थी कि मैंने ये कहा था कि 2010 के साल में हमें उम्मीद थी कि किराया आएगा, लेकिन किराया 11 में जाके पता चला नहीं आया। इधर देखें ऊपर, 2010 में उम्मीद थी, 2010 में उम्मीद थी कि किराया आएगा और हमने इस पर टैक्स भी दे दिया, क्योंकि जब इनकम में डला, ऊपर देखें ना, इनकम में डला तो टैक्स भी दे दिया। तो अगले साल इसको खर्चे में डाला क्योंकि पिछले साल इसको कहां डाला था, इनकम में डाला था। तो ये जो इंग्लिश इसने लॉ मेकर ने लिखी हुई है ना, प्रीवियसली बीन इंक्लूडेड इन इनकम एंड टैक्स हैज बीन पेड, ये इंग्लिश इस रुख पे हमें लेके जा रही है कि जैसे पिछले साल जो किराया मिलना था और भागेगा इस साल। इंग्लिश तकरीबन इस तरह की उसने बनाई हुई है, क्योंकि टैक्स लग जाने का मतलब ही ये है कि पिछले साल इनकम में डाल के टैक्स लगा है और इस साल आप कंफर्म हो गया कि वो लेके भाग गया है, तो इस साल उसको खर्चे में डाल दो। लेकिन लोग ये कहते हैं कि लॉ मेकर ने ऐसे सिनेरियो को डिस्कस नहीं किया कि अगर बंदा सेम साल पैसे लेके भाग जाए। लॉ मेकर ने ऐसे सिनेरियो को जरूर डिस्कस किया है कि पिछले साल इनकम में डाला था और इस साल जो है वो लेके भाग गया है, इसको तो लॉ मेकर ने डिस्कस किया है। लेकिन अगर उसी साल इनकम में डाला और उसी साल पता चल गया कि इस बंदे ने नहीं आना, तो इसको भी तो कैटर करना चाहिए। उसके लिए फिर लोगों की राय है मोहतरम कि लॉ मेकर ने कुछ वाज़ेह बात नहीं की, तो इसलिए लोग कहते हैं ऐसा कर लो, लोग से मुराद टैक्स प्रैक्टिशनर्स कहते हैं ऐसा कर लो कि फिर आप ऐसा कर लो कि आप पिछले साल, ये वाला कौन सा सिनेरियो था क्लास में, पिछले साल इनकम में डाला था, अगले साल लेके भाग गया। ये देखो पिछले साल, ये वाला कौन सा सिनेरियो था, पिछले साल इनकम में डाला था, इस साल लेके भाग गया। तो उन्होंने कहा फिर ये जो सिनेरियो है ना, उसी साल इनकम में डालना और उसी साल लेके, सेकंड रो में आ जाए, उसी साल इनकम में डालना और उसी साल लेके भागना, इस सिनेरियो को फिर हम कैसे कवर करें। इसका तरीका भाईजान एक ही हो सकता है। वो क्या तरीका बताएं, इसी साल इनकम में भी डालें, बोले 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 इसी साल, और इस दो को बुला लें वापस इधर, और इसी साल खर्चे में भी डालें। इसका और कोई हल नहीं है। तो सेम ईयर अगर बंदा पैसे लेके भागे तो आपने ये खर्चा इसी साल लाके बुक कर देना, ये ज्यादा बेहतर ट्रीटमेंट है। हाँ, इसमें लॉ मेकर जो चाह रहे हैं टैक्स हैज बीन पेड, वो ऑब्जेक्टिव तो पूरा नहीं होगा, क्योंकि आप ऐड भी करेंगे लेस भी करेंगे तो ओवरऑल इनकम पे इंपैक्ट नहीं जाएगा, टैक्स कैलकुलेट नहीं होगा। लेकिन किसी ना किसी तरह लॉ की रूह जरूर कायम रहेगी कि दो ड्यू अगरचे मिलना था बट
नहीं मिला, तो मिलना था की वजह से इनकम में डाल दिया और नहीं मिलने की वजह से किस में डाल दिया, खर्चे में डाल दिया। तो सेम ईयर अगर बैड डेट हो जाए तो लिख लें इनकम में भी डाल देना और खर्चे में भी डाल देना। इस वजह से हमने इनकम में भी डाला था और खर्चे में भी डाला था। तो ये तो मैंने आपसे ऐसी बहस कर दी, कोई फायदा नहीं था। मुझे आपको सादा सी बात बता देनी चाहिए थी इधर उधर घूमे बगैर कि अगर सेम ईयर में बैड डेट हो जाए तो इनकम में भी डाल दें, खर्चे में भी डाल दें, बस ये लिख लें। ये शायद लिख भी लिया था कल आपने कि सेम ईयर अगर बैड डेट हो जाए तो इनकम में भी डाल दें और खर्चे में भी डाल दें। दो ड्यू मिलना था बट नहीं मिला, इसलिए खर्चे में डाल दें। ओके, वापस आ जाए भाईजान जिते दी। पेज 231 FIFO पढ़ लिया अकाउंटिंग में? कितने लोगों ने नहीं पढ़ा अभी तक? तो इसलिए भाईजान ये FIFO भी आपको समझ नहीं आएगा। वो हाथ क्यों उसके नीचे करा रहा है यार, तो FIFO हाथों खड़ा करने दे। तो ये FIFO जो है वो हमने अभी कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा, इसलिए अभी मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा, तो हम न्यूमेरिकली डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल ये जो बात लिखी है ना, ताकि ये याद हो जाए, उसके लिए एक छोटी सी बात समझ लें। सेल ऑफ शेयर्स दो तरीके से हो सकती है। ऑन सेम डे का क्या मतलब है? सुबह खरीदे दोपहर को बेच दिए, ऑन सेम डे। और नॉट ऑन सेम डे का क्या मतलब है? आज खरीदे कल बेचे, आज खरीदे अगले साल बेचे, आज खरीदे 4 साल बाद बेचे, ये होता है नॉट ऑन सेम डे। और सेम डे का क्या मतलब होता है? जिस दिन खरीदे थे उसी दिन बेच दिए। अगर आपने सेम डे को बेच दिए तो फिर आपने वेटेड एवरेज मेथड लगाना है। ये मेथड क्या होता है, इस मेथड का फायदा क्या है, इस मेथड से होगा क्या, ये मैंने आपको कहा, मैं आपको बता ही नहीं रहा क्योंकि अकाउंटिंग में कुछ लोगों ने भी ये मेथड नहीं पढ़ा, इसलिए इस मेथड को बस लिख लें। लेकिन इस मेथड को किसी दिन न्यूमेरिकल में अप्लाई करेंगे, फिलहाल आपको इसकी टेंशन नहीं लेनी कि ये मेथड है क्या। लेकिन रूल याद रख लें। क्या रूल है? अगर सेम डे को हो गया तो वेटेड एवरेज टाइप का नाम है मेथड का, और नॉट ऑन सेम डे FIFO। सोल्ड सेल ऑफ शेयर्स, ऊपर लिखा हुआ है मैंने सेल ऑफ शेयर्स, नॉट ऑन सेम डे। यार मैं कह रहा था आज आप लोगों ने टेस्ट देना है और सबने इकट्ठे जाना है, टेस्ट रूम भर जाए, कॉलेज वालों को सोचना पड़ेगा कि टेस्ट रूम को एक्सटेंड करें, तो ये मोहतरम जरूर करने आज आपने। ऑनलाइन वाले भी 12-1 बजे के बाद आके कॉलेज में टेस्ट दे सकते हैं, उनके लिए उसी दिन देना ज़रूरी नहीं है, नॉट ऑन सेम डे ज़रूरी नहीं है, आप लोगों के लिए उसी दिन देना ज़रूरी है। ओके, लेकिन पेंडिंग कोई भी ना करे टेस्ट, ऑनलाइन वाले पेंडिंग करते रहेंगे, आगे दिन नहीं मिलने। ईद पे तो पता नहीं मैंने क्या क्या सोचा हुआ आपको क्या क्या देना है होमवर्क में। गेन ऑन सिक्योरिटी, ईद के लिए जो लेक्चर छोड़े हैं वो तो ऐसे ही तोबा करें। गेन ऑन सिक्योरिटी, सिक्योरिटी का गेन शैल बी कंप्यूटेड, ये कैलकुलेट किया जाएगा बाय, बोले 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 बोले, यूजिंग द FIFO मेथड। बट इफ गाय शेयर्स आर सोल्ड ऑन सेम डे वी विल यूज एवरेज मेथड। तो FIFO कब यूज होगा? नॉट ऑन सेम डे, अगर आप सेम डे को नहीं बेचेंगे। ओके, आगे जी सेल को धोना, वॉश सेल। कभी धोई है आपने घर में सेल? क्या फरमा रहे हैं भाई? आपने कंपनी ए के शेयर्स सेल किए और आपको गेन आया 50 मिलियन का। आपको गेन आया कितने का? 50 मिलियन का। अच्छा, अब आपने जाके आपने ब्रीफ केस पे नजर मारी, उसमें कंपनी बी के शेयर पड़े थे, नीचे करके कंपनी सी के शेयर पड़े थे, कंपनी डी के शेयर पड़े थे, कंपनी एम के शेयर पड़े थे। आपका लेवल है, पता नहीं कितने शेयर आपके पास घर में रुलते फिर रहे हैं, और आपने सबको इकट्ठा करके लॉकर में रखा हुआ है, सबको इकट्ठा करके ब्रीफ केस में रखा हुआ है। ऊपर देखने आए हैं तो सबको इकट्ठा करके आपने ब्रीफ केस में रखा हुआ है। तो कंपनी ए के शेयर्स बेचने पे आपको आया गेन। अब आप ये सोच रहे हैं, ये सोच के आपको होल उठ रहे हैं कि मुझे गेन के ऊपर देना पड़ेगा टैक्स। तो आपने क्या किया? आपने इनमें से नजर मारी, आपने जाती मारी
कि यार ये कौन से शेयर ऐसे हैं, हाथ डाल डाल के ना चेक कर रहे हैं, कौन कौन से शेयर ऐसे हैं जिनको मैं बेच सकता हूं और उनके बेचने पे लॉस आए। लॉस आना नियत नहीं होती लोगों की, लेकिन जाहिर बात है आपको पता होता है ये चीज मैं बेचूंगा मुझे लॉस ही आना है। तो आपने नजर मारी और उन शेयर्स को ढूंढा जिन पे क्या आने, लॉस आने हैं। और आपको पता चला कि कंपनी सी के शेयर्स पे मुझे क्या आने, लॉस आने। आपने कंपनी की सी के शेयर्स को पकड़ा और पकड़ के कहा चल चलें, उधर से गायब हो गए। देखिए दोबारा, आपने कंपनी सी के शेयर्स को पकड़ा और क्या कहा, चल चलें। तो कंपनी सी के शेयर्स आपने इधर से गायब किए और कंपनी सी के शेयर्स को बेच के जाके बाजार में लॉस आ गया, आपको 40 मिलियन का लॉस आ गया। अब जब साल का एंड आया तो आपने क्या किया, आपने गेन में से लॉस माइनस किया और शहबाज शरीफ का पुत्र 10 मिलियन पे मेरा टैक्स बनता है। कितने पे टैक्स बनता है, 10 मिलियन पे मेरा टैक्स बनता है और मैं 10 मिलियन पे टैक्स दूंगा। और जैसे ही साल खत्म हुआ 4-5 दिन बाद आपने दोबारा जाके कंपनी सी के शेयर्स खरीद लिए। दोबारा जाके आपने किसके शेयर खरीद लिए, यानी आपने अपनी सेल को धो डाला, सेल की भी चीज धो डाली। सेल को धोने का मतलब होता है दोबारा परचेज कर लेना। सेल को वेनिश कर दिया, सेल को आपने खत्म कर दिया। मिसाल के तौर पे आप मोटरसाइकिल बेचें और मोटरसाइकिल बेच के आके घर बैठे हो और 4 दिन बाद अब्बू कहें बेटा ये मोटरसाइकिल घर के बाहर क्यों खड़ा है, अब्बू मैंने दोबारा खरीद लिया। तो बेटा ये तुमने क्या किया है, अबू आई हैव वॉश्ड माई सेल। मैं सेल में वॉश करता हूँ अबू। मैं तो सेल वॉश करने का मतलब क्या होता है, सेल को खत्म कर देना, सेल को धो देना। यानी सेल की हुई चीज को अगर आप दोबारा खरीद लें तो इसे क्या कहते हैं, सेल को वॉश करना। अब असल में मकसद आपका ये था, आपने गुड फेथ में, अच्छी नीयत में, अच्छे बच्चे बन के कंपनी ए के शेयर्स बेचे थे 50 मिलियन के। लेकिन आपने जब गेन देखा 50 का, ये सारा काम आपने गुड फेथ में किया था, अच्छे बच्चे बनके, शरीफ बच्चे बनके। लेकिन जब आपने इतना बड़ा गेन देखा तो आपने कहा इस गेन पे अगर मैंने टैक्स देना हुआ तो इससे बेहतर है मुझे ही ले जाओ, मैं इतना टैक्स नहीं दे सकता। तो ऐसी सूरत के अंदर आपको होल उठने लगे। अब आपने अंदर ही अंदर आपके जंग चलने लगी, आपने कहा क्या करूं, कैसे बचूं। तो आपने जो है वो सोचा, अब गेम डालनी शुरू कर दी। आपने कहा 2 नंबरी करते हैं, कंपनी सी के शेयर आपने क्या कर दिए, बेच दिए। ये ग्रीन में 2 नंबरी है। और बेचने के बाद क्या रिकॉर्ड कर दिया, ताकि आपका टैक्स क्या हो जाए, कम हो जाए। और चंद दिनों बाद आपकी बास्केट में दोबारा वही वाले शेयर पड़े हुए थे, क्योंकि आपने दोबारा बाजार से जाके वो शेयर खरीद लिए। अब शेयर उसी तरह पड़े हैं और आपका लॉस आया पड़ा है। अब बड़ी बड़ी गेमें होती हैं दुनिया के अंदर, ये भी एक गेम है, तो बड़ी प्लानिंग करते हैं लोग। तो ये लॉस उसी तरह आया पड़ा है, तो इस लॉस को आपने माइनस करने की कोशिश की। अब लॉ मेकर को जब पता चलेगा कि आपने दोबारा कंपनी सी के शेयर खरीद लिए हैं, और लॉ मेकर आके, पहले तो आप जाती मार रहे थे ना, अब तो लॉ मेकर आएगा और लॉ मेकर आके जाती मारेगा और जाती मार के कहेगा पुत्र बाहर आ, ये क्या किया तूने। आपने कहा जी दोबारा खरीद लिए हैं। अच्छा अच्छा चलना, ये 40 का लॉस अब आपको माइनस करने की इजाजत, और अब आप दोबारा टैक्स किस पे देंगे, 50 पे देंगे। बबलू आप साइड में हो। अच्छा, ये सारी तो बात हुई थी। इसके बाद आपने किया क्या था, यू अगेन बॉट शेयर्स ऑफ कंपनी सी। सजा आपको क्या मिलेगी, 40 का लॉस आपको डिसअलाउ हो जाएगा। नोट कर लें, इसे कहते हैं वॉश सेल। वॉश सेल, इसमें कंपनी ए के शेयर बेचना गुड नियत से था, लेकिन कंपनी सी के शेयर बेच के खरीदना बुरी नियत से था। और एक और बात सुन लें, महीने के अंदर अंदर कंपनी सी के शेयर आप नहीं खरीद सकते, अगर महीने के बाद खरीद लें तो फिर आपको सजा नहीं मिलेगी। क्या हुआ, देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, ये क्लास के बाद बताऊंगा इसका मैं।
जी भाई उस इसी का ये सेट कर दें इधर आगे। इनका नाम क्या है? तारिक भाई एसी का स्विंग सेट कर दें। ओके, शुड आई मूव टूवर्ड्स थ्योरी? ओके थैंक्स। वॉच सेल्स, ये पहले वाला स्विंग को रोक दें और ऊपर रखें। पहली रो में खूब रिलैक्स होकर बैठे हुए हैं आप। इफ एन इन्वेस्टर, अगर एक ठीक है कोई नहीं यार, इफ एन इन्वेस्टर, अगर कोई बंदा सस्टेन्स अ लॉस, अगर किसी बंदे को क्या आ जाए लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ शेयर, और 1 महीने के अंदर अंदर ही और हिज बीवी बच्चे, ही और हिज बीवी बच्चे, बीवी बच्चे रिलेटेड होते हैं ना आपसे, बीवी बच्चे। इफ एन इन्वेस्टर सस्टेन्स अ लॉस, अगर किसी को क्या है, क्या बेचने पे, और 1 महीने के अंदर वो या उसकी बानो या उसके बच्चे परचेजेस द सेम शेयर्स, तो सजा क्या मिलेगी? कैपिटल लॉस शेल नॉट बी एडमिसिबल। सजा ऊपर बता दिया, तो कैपिटल लॉस माइनस करने की इजाजत नहीं होगी। ये क्या मतलब लिखा हुआ है? 10 मेंटेनिंग द पोर्टफोलियो, पोलियो जी मत। इसका पोर्टफोलियो देखें वही रहा है। बास्केट में पोर्टफोलियो होता है, बास्केट, ब्रीफ केस, अलमारी, लॉकर, जिसमें शेयर पड़े होते हैं। तो पोर्टफोलियो देख लें वही नहीं है। ये इतना बड़ा जिन क्या देख रहे हैं अंदर, कि सी की कंपनी के शेयर उसी तरह पड़े हुए हैं, तो इसका मतलब है पोर्टफोलियो इस बंदे का क्या रहा है? सेम रहा है। हाँ, ये सिक्योरिटीज के लिए रूल है। ठीक है जी। 10 मेंटेनिंग द पोर्टफोलियो, 10 को उर्दू में क्या कहते हैं? पस, 10 पस पड़ गई। अच्छा, 10 मेंटेनिंग द पोर्टफोलियो, यानी कि पोर्टफोलियो उसने अपना सेम ही रखा हुआ है। पोर्टफोलियो इज सेम। पोर्टफोलियो में हमने नजर मारी, पोर्टफोलियो होता है ब्रीफ केस, ब्रीफ केस सेम ही है, उसके अंदर वही वाले शेयर्स पड़े हुए हैं। गाइस लुट मचा दी कल पढ़ के, इन हजारों साल से जो नरगिस रो रही है ना, इसको चुप करा दे। ओके, टैक्स स्वैप सेल, टैक्स स्वैप सेल। आपने कंपनी सी के शेयर्स बेचे, जो कि कंपनी है बाटा। देखें साथ वाले के जूते, बाटा के स्कूल शूज पहने हुए अभी तक, एफएससी वाले। अच्छा, कंपनी सी बाटा की है। यू अगेन नहीं, यू बॉट शेयर्स ऑफ सर्विस। आपने किस कंपनी के शेयर खरीद लिए? सर्विस के। शेयर बेचे किसके? खरीदे किसके? और आपने कहा मैंने तो अपनी सेल नहीं दी, मैंने तो ये बेच के कोई और चीज खरीदी है। लॉ में करने का भाईजान फिर भी आपको यही सजा मिलेगी। द रीजन इज कि आपका सेक्टर सेम रहा है। ये मैंने दूसरी क्लास में डायग्राम बनाई थी। सेक्टर का क्या मतलब है? एक सेक्टर है पाकिस्तान में जूते बनाने का, एक सेक्टर है पाकिस्तान में गाड़ियां बनाने का, एक सेक्टर है पाकिस्तान में एसी बनाने का, एक सेक्टर है पाकिस्तान में सीए बनाने। अच्छा, तो शूज में बाटा भी है, शूज में सर्विस भी है, मिली शिली भी आजकल आगे में है। तो ये जो शूज हैं बाटा और सर्विस, ये एक सेक्टर के अंदर गिरते हैं या डिफरेंट सेक्टर्स में हैं? बाटा और सर्विस दोनों जूते बेचते भी हैं और बेचते हैं ना जूते। तो बाटा भी जूते बेचता है और सर्विस भी जूते बेचता है। होंडा भी गाड़ियां बेचती है और टोयोटा भी गाड़ियां बेचती है। हायर वाले भी एसी बेचते हैं, फिलिप्स वाले भी एसी बेचते हैं। तो आपने क्या 2 नंबरी की है? आपने शेयर सेम खरीदे हैं या मिलती जुलती कंपनी के खरीद लिए हैं? मिलती जुलती कंपनी के शेयर खरीद लिए ना, तो इसका मतलब है आपने अपना सेक्टर सेम रखा है, तब भी सजा मिलेगी। हां, अगर आप बाटा के शेयर बेचते और जाके फिलिप्स के शेयर खरीदते तो फिर कोई हर्ज नहीं था। लेकिन अभी आपने 2 नंबरी इतने बड़े लेवल की तो नहीं की, फिर भी लॉ मेकर कहते हैं मेरी नजर में ये 2 नंबरी ही है, इसकी भी इजाजत नहीं है। तो बेचे किसके? बाटा के। खरीदे किसके? ये भी जुर्म है, इसकी भी सजा मिलेगी। यू हैव चेंज्ड द सेक्टर, या सेक्टर सेम रहा है? सेक्टर होता है इंडस्ट्री जिनकी बिजनेस ऑपरेशन सेम हो।
नोट कर लें, सारा नोट करें दोबारा। इसकी हेडिंग दें टैक्स स्वैप सेल। क्या है आप तीसरा पॉइंट क्या है? ना 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 तीसरा मैं बोला हूं, तीसरा बोला है मैंने, टैक्स स्वैप सेल। नोट करें टैक्स स्वैप सेल, सारा दोबारा नोट करना पड़ेगा। टैक्स स्वैप सेल की हेडिंग दें और नोट करें। पहले हेडिंग दी थी आपने वॉश सेल की, अब हेडिंग दें टैक्स स्वैप सेल की। वो तो फिर आप जितनी मर्जी बात फैला लो, मेन बात हमने कवर करनी थी। ये दाएं वाले आपके दोस्त आए हुए हैं, छुट्टी पे हैं? बस ये देखें, इनके साथ कुछ मंडे को हम करते हैं। देखें जरा, स्केल लेके आना यार, एक शीशे वाला जिसमें कांटे लगे हों। आज जो है ना ये हाइब्रिड वाले आपसे आगे निकल जाएंगे, इन सब ने जाके टेस्ट देना है। वो मुस्कुरा रहा है बैठ के पीछे। अब्दुल रहमान हाथ खड़ा करें दूसरी क्लास में। या थोड़ा ऊपर होके बैठा कर, शक्ल नहीं तेरी नजर आ रही। ओके नहीं 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 नहीं, वो नहीं होगा, नहीं होगा। अच्छा जी चलें जी। स्वैप, स्वैप होता है कि एक चीज आपने दे दी और दूसरी चीज ले ली। स्वैप, स्वैप जैसे आप साथ वाले से बॉल पॉइंट स्वैप कर लें दराज, बस हो गई। अब वापस ना लें, स्वैप कर लें। टैक्स स्वैप सेल, तबादला कर लें। इन दिस केस ये भी पूरा केस है। इन दिस केस द बंदा हु रियलाइज द वो बंदा जिसको क्या है, डज नॉट रीपरचेज द सेम शेयर। इन केस इन्वेस्टर हु रियलाइज द लॉस डज नॉट रीपरचेज द सेम शेयर। सेम शेयर नहीं खरीदेगा, यानी बाटा के नहीं खरीदेगा। बट इन दिस केस ही चूजेस सिमिलर शेयर। सिमिलर या सेम? आज आपको सेम और सिमिलर में फर्क पता चला। सेम होता है वही और सिमिलर होता है उससे मिलता जुलता। इन दिस केस ही चूजेस अनदर, मैं पढ़ देता हूं, सिमिलर। इन दिस केस ही चूजेस अनदर सिमिलर शेयर इन सेक्टर। सेम रखना है, क्या सेम रखना है? सेक्टर सेम। एक वो होता है ना जो घर में सेम आ जाती है, ये वो नहीं है। सेक्टर क्या रखना है आपने? सेम रखना है। क्लियर? इसके जरिए, थ्रू दिस, इसके जरिए इसने अपना टैक्स खत्म कर दिया। इसके जरिए इसने क्या खत्म कर दिया? अपना टैक्स खत्म कर दिया या कम कर लिया, जो मर्जी समझ लें। एंड हैज ऑल्सो मेंटेन्ड द पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो तो सेम नहीं है, ये क्यों लिखा है इसने आगे? एंड हैज ऑल्सो मेंटेन्ड द पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो तो बदल गया। अब झाती मार के देखें तो बाटा के शेयर्स पड़े होंगे या सर्विस के? हाँ, पोर्टफोलियो सेम नहीं है, लेकिन पोर्टफोलियो का रिस्क और रिटर्न सेम है। पोर्टफोलियो का क्या सेम है? पोर्टफोलियो तो मैंने माना बदल गया है, लेकिन पोर्टफोलियो का क्या सेम रहा है? पोर्टफोलियो या प्रोफाइल। उसने इधर प्रोफाइल का लफ्ज यूज कर लिया, पोर्टफोलियो भी हो सकता था। बेहतर वही लफ्ज है जो इसने यूज किया हुआ है। दस मेंटेनिंग द पोर्टफोलियो एट सेम रिस्क एंड रिटर्न प्रोफाइल। रिस्क रिटर्न क्या होता है? ऑब्वियसली अगर हुकूमत कभी ऐलान करें कि जी जूते बनाने वाली कंपनीज चाइना से भी पाकिस्तान में आ सकती हैं, तो बाटा और सर्विस दोनों बड़े परेशान हो जाएंगे और रिस्की हो जाएगा इनका बिजनेस। और अगर हुकूमत अपना ये ऐलान वापस ले ले और कई बाहर की कंपनीज जूते नहीं बना सकती और इधर से पाकिस्तान से निकलें, सिर्फ बाटा और सर्विस वाले जूते बनाएंगे, तो ऐसी सूरत में बाटा सर्विस वाले खुश होंगे और इनकी इनकम पर लोगों को रिटर्न मिलेगा। यानी जो इनके शेयर होल्डर्स होंगे जिन्होंने इनका कारोबार शुरू किया हुआ है, उनको ज्यादा रिटर्न्स मिलेंगे, उनको ज्यादा फायदे आएंगे। रिटर्न्स होते हैं प्रॉफिट्स। तो अगर आप अपना रिस्क और प्रॉफिट्स टाइप चीज सिमिलर रख रहे हैं या सेम रख रहे हैं, सेम सेक्टर में रह रहे हैं, तो क्या आप कह सकते हैं कि अगर इंपोर्टेड गाड़ियां पाकिस्तान में आनी बंद हो जाएं तो होंडा और टोयोटा दोनों बूस्ट करेंगे एक तरह से?
मैंने माना एग्जैक्ट सेम नहीं होता, लेकिन किसी हद तक तो कहा जा सकता है ना, दोनों ही कंफर्टेबल फील करेंगे, तो वो बात कर रहा है। कहते हैं अपना आपने पोर्टफोलियो बदला है या सेम रखा है? पोर्टफोलियो सेम नहीं रखा, उसका रिस्क और रिटर्न सेम रखा है। पोर्टफोलियो सेम नहीं रखा, पोर्टफोलियो तो आपने अपना बदल लिया है। पहले किसके शेयर थे आपके पास? आप किसके हैं? तो आपने अपना पोर्टफोलियो नहीं बदला, बल्कि क्या बदला है आपने? अपना पोर्टफोलियो बदल लिया, सॉरी पोर्टफोलियो बदल लिया, लेकिन उसका रिस्क एंड रिवॉर्ड सेम रखा है। रिटर्न होता है रिवॉर्ड, तो उसका रिस्क और रिवॉर्ड आपने सेम रखा है। ओके, व्हाट इज नेक्स्ट? अच्छा, इसमें टैक्स स्वैप सेल में कुछ लिखा नहीं हुआ, ये भी 1 मंथ के अंदर ही होगा। अब कुछ लिखा नहीं हुआ, 1 मंथ के अंदर ही होगा। भाई देख लो ना, इधर पे शुरू करें। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, क्रॉस ट्रेड नेक्स्ट इज, बोलें क्रॉस ट्रेड। ये जी एक ब्रोकरेज हाउस है, ब्रोकरेज हाउस नंबर 1। सरासिफ की नहीं क्लास आज? तो फिर तो मेरे ख्याल से आपको जो है वो टाइम मिल जाएगा टेस्ट तैयार करने का। ब्रोकरेज हाउस नंबर 1 और ब्रोकरेज हाउस नंबर 2, ये दो हैं। अच्छा, ब्रोकरेज हाउस नंबर 1, ब्रोकरेज हाउस कौन सा हाउस होता है? ब्रोकरेज हाउस क्या होता है? जिसके पास सैकड़ों कंपनी के शेयर हों, कंपनी ए बी सी डी ई एफ, उसका काम ही शेयर खरीदना है। ब्रोकरेज हाउस, एक ब्रोकरेज हाउस 1 है जिसको आया हुआ है गेन, एक्स से मुराद कोई भी अमाउंट गेन की, और एक ब्रोकरेज हाउस 2 है, इसको भी आया हुआ है गेन, दोनों को गेन आया हुआ है। अब ये लोग क्या चाहते हैं? ये लोग ये चाहते हैं कि हम गेन पे टैक्स ना दें, और दोनों आपस में दोस्त हैं। दोनों आपस में क्या हैं? दोस्त हैं। दोनों आपस में दोस्त हैं और चाहते हैं हम किस पे टैक्स ना दें? गेन पे टैक्स ना दें। तो जब साल का एंड आया तो ब्रोकरेज हाउस 1 वाले ने अपने बास्केट में, अपने लॉकर में जाके ढूंढे 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 कौन कौन से शेयर हैं। तो 10-12 कंपनीज के शेयर इसको नजर आए, जो अगर ये बेच दे तो लॉस आए। इसने बेचा किसी थर्ड पार्टी को नहीं, इसने बेचा इस पार्टी को, यानी ब्रोकरेज हाउस 2 को इसने शेयर बेच दिए, और बेच के इसने क्या रिकॉर्ड कर लिया? लॉस रिकॉर्ड कर लिया। इसी तरह ब्रोकरेज हाउस 2 वाले को भी हैवी गेन आए हुए थे। गेन को देख के बंदे की जान निकलती है टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे तो गेन आने पे खुशी होती है, लेकिन टैक्स भी तो देना होता है इस पे। तो इसको गेन आए हुए थे। ब्रोकरेज हाउस 2 वाले ने सोचा यार मुझे तो अच्छे खासे गेन आए हुए हैं, मैं भी ऐसा करता हूं, चुन 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 के शेयर वो वाले बेचूं जिन पे क्या आया हुआ है। और ब्रोकरेज हाउस 2 वाले ने अपने शेयर किसको बेच दिए? ब्रोकरेज हाउस 1 वाले को, और क्या रिकॉर्ड कर लिया? लॉस। अब दोनों का गेन कम हो गया या बढ़ गया? कम हो गया। लॉस रिकॉर्ड करने से दोनों का गेन क्या हो गया? कम हो गया। और जब साल खत्म हुआ तो वही जो शेयर्स की बोरियां ट्रांसफर हुई थी वो इन्होंने वापस खरीद ली। वो इन्होंने क्या खरीद ली? वापस खरीद ली। अब बताएं, ये जो सारी इन्होंने गेम की थी इसको कहते हैं क्रॉस ट्रेड। मैं तुझे शेयर भेज रहा हूं, तुम मुझे शेयर भेज दे, और जब साल खत्म होगा तो इसी तरह ये वापस चले जाएंगे, ये वाले इधर और वो वाले इधर। तो ये इन्होंने चक्कर करने की कोशिश की है। तो ऐसी सूरत के अंदर इनको भी लॉस माइनस करने की इजाजत नहीं है। तो ये बड़े लेवल के ऊपर गेम हो रही है, इसलिए इसका नाम क्या है? स्वैप सेल नहीं, क्रॉस ट्रेड। वेयर कोऑर्डिनेटेड, इससे पहले कोऑर्डिनेशन होगी या अन्यवा हो जाएगी ये चीज? रीशफलिंग का क्या मतलब है? शफल हो रहे हैं, इधर वाले उधर, उधर वाले इधर। वेयर कोऑर्डिनेटेड रीशफल, किस चीज की रीशफलिंग हो रही है? सिक्योरिटीज की। किनके दरमियान? बिटवीन टू रिलेटेड ब्रोकरेज हाउस। तरतीब से नहीं पढ़ा मैं, जो हाईलाइट कर रहा हूं वो पढ़ा हूं। वेयर कोऑर्डिनेटेड रीशफलिंग ऑफ सिक्योरिटीज बिटवीन टू रिलेटेड ब्रोकरेज हाउसेज इज अंडरटेकन। अंडरटेकन क्या होता है? मेड, यानी की, उर्दू में काफिया की जिसे कहते हैं। वेयर कोऑर्डिनेटेड रीशफल ऑफ सिक्योरिटीज बिटवीन टू रिलेटेड ब्रोकरेज हाउसेज इज मेड टू मसनूई तौर पे रियलाइज कैपिटल लॉसेस। और जब ये मसनूई लॉसेस रिकॉर्ड हो रहे थे तो एकदम कोई तीसरा बंदा आया, उसने कहा ये बोरियां ट्रांसफर हो रही हैं, मुझे भी बोरी दे दो। आपने कहा तुझे बोरी दे दी तो वापस तेरे से खरीद नहीं सकेंगे, चल निकल इधर से, तुझे नहीं बोरी बेचेंगे विदाउट सेलिंग द बोरी टू एन आउटसाइडर। आउटसाइडर को बीच में नहीं आने देना। आउटसाइडर बीच में आ गया तो आपकी अपनी गेम के अंदर जो है वो डाल देगा, वो कबाब के अंदर हड्डी बन जाएगा। तो इसलिए आउटसाइडर को बीच में नहीं आने देना। ये गेम दो बंदों के दरमियान है और दो बंदों के दरमियान ही हो रही है। आउटसाइडर को आपने बेच दिया तो उसने हो सकता है आपको वापस ना करे बाद में। तो इधर तो दोनों का इंटरेस्ट है ना आपस में, यानी 1 और 2 एक दूसरे को जानते हैं, तो इनको पता है कि हम एक दूसरे को शेयर इस नीयत से बेच रहे हैं कि हमें क्या आए? लॉस आए, ताकि कल का को हम यही शेयर इनसे दोबारा वापस खरीद लें, तो हमारे पास शेयर भी वही पड़े रहें और हमें गेन पे टैक्स भी ना देना पड़े।
ओके, इसमें एक बात और है, वो अब तो पाकिस्तान में नहीं होती लेकिन इसने लिखी हुई है, टू रिलेटेड अकाउंट्स ऑफ सेम इन्वेस्टर। कोई एक बंदा था, इसको नोट कर लिया आपने, तो ये क्रॉस ट्रेड है, ऐसे बना लिया, क्रॉस ट्रेड। एक दूसरे को शेयर बेच रहे हैं तो दूसरा पहले को शेयर बेच रहा है। अच्छा, अब अगला सवाल जो है वो ये राइज होगा, अगला सवाल ये राइज होगा कि ये जो स्काई ब्लू में मैंने लाइन हाईलाइट की है ये क्या है। उसमें ये होता है कि एक बंदे का कराची स्टॉक एक्सचेंज में अकाउंट है, अहमद नाम का कोई बंदा है, उसका कराची स्टॉक एक्सचेंज में अकाउंट है, और उसी का लाहौर की स्टॉक एक्सचेंज में भी अकाउंट है। उसी का कहाँ अकाउंट है? लाहौर की स्टॉक एक्सचेंज में भी, कराची की स्टॉक एक्सचेंज में भी उसका अकाउंट है और लाहौर की स्टॉक एक्सचेंज में भी उसका अकाउंट है। अब ये बंदा क्या करता है, कराची की स्टॉक एक्सचेंज पे शेयर बेच के इसको गेन आ रहा है, लाहौर की स्टॉक एक्सचेंज में शेयर बेच के भी इसको गेन आ रहा है, लेकिन ये इन गेन्स पर टैक्स नहीं देना चाहता। तो ये कराची वालों को बेचता है किस पर? कराची वाले शेयर्स बेच देता है जिन पे क्या आ रहा हो, लॉस, और अपने लाहौर के अकाउंट में शिफ्ट कर देते हैं, और लाहौर के अकाउंट वाले शेयर्स किस अकाउंट में शिफ्ट कर देते हैं? कराची वाले में, ताकि इसको गेन पे टैक्स ना। टू रिलेटेड अकाउंट्स ऑफ सेम बंदा, टू रिलेटेड अकाउंट्स ऑफ सेम बंदा। लेकिन अब मैंने कहा ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब पाकिस्तान के अंदर जो स्टॉक एक्सचेंज है वो एक ही है, लाहौर कराची वाली अलग अलग नहीं है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ही है, तो अब एक ही अकाउंट इसका खुलता है, तो अब ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन बहरहाल ब्रैकेट वाली बात तो अभी भी सही है, टू रिलेटेड ब्रोकरेज हाउसेज वाली, लेकिन याद करने के एतबार से तो स्काई ब्लू वाली लाइन भी आपको याद करनी है, टू रिलेटेड अकाउंट्स ऑफ सेम इन्वेस्टर। तो सजा सुन लें इन सारे जराइम की। कैपिटल लॉस एडजस्टमेंट शैल नॉट बी एडमिसिबल इन फॉलोइंग केसेस। चलें यार, अगले सफ़े पे 3-4 लाइनें पढ़ते हैं और फिर आज बस करते हैं, थ्योरी को न्यूमेरिकल करेंगे। अच्छा, पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स ऑन कैपिटल गेन। देखिए आप जो है वो 1 घंटे 10-20 मिनट निकाल के आ जाएं और मैं कहूँ कि बस कर दें, तो ये तो मुनासिब नहीं है ना, तो मेहमान का इतना तो इकराम बनता है ना। अच्छा जी, मैंने तो कोई मशवरे नहीं मांगे। अच्छा, अभी वैसे आपके मशवरे सर आंखों पे, लेकिन अभी आप इधर देखें, ये मुझे बताएं भाईजान, साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4 क्वार्टर होते हैं, जुलाई का सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून। असूली तौर पे मैं आने वाले दिनों में आपको पढ़ाऊंगा, टैक्स हमने जमा करवाना होता है साल खत्म होने के बाद, लेकिन सिक्योरिटीज के केस में वो कह रहे हैं आपने टैक्स जमा करवाना है हर क्वार्टर खत्म होने के 7वें दिन, 7 अक्टूबर को, 7 अक्टूबर, 7 दिसंबर नहीं, बोंगी नहीं मारनी, 7 जनवरी को, 31 मार्च आपका क्वार्टर खत्म होगा 7 अप्रैल को, और 30 जून को आपका क्वार्टर खत्म होगा 7 जुलाई को। तो जो बंदा सिक्योरिटीज बेच रहा है वो साल के एंड पे टैक्स जमा ना करवाए, बल्कि वो क्या करे, हर क्वार्टर के खत्म होने के 7 दिनों के अंदर अंदर 2 काम करे। एक काम वो ये करे कि इलेक्ट्रॉनिकली एक सफा जमा करवाए जिसपे लिखे मैंने किस किस कंपनी के शेयर बेचे इन 3 महीनों में, और दूसरा एक सबूत अटैच करे कि मैंने नेशनल बैंक में पाकिस्तान के खजाने में इतना टैक्स भी जमा करवा दिया है। तो अब ये कितनी दफा टैक्स जमा करवाएगा? 4 दफा। आमतौर पे लोग कितनी दफा टैक्स जमा करवाते हैं? 1 दफा। ये कितनी दफा जमा करवाएगा? 4 दफा। लेकिन ये रूल इंडिविजुअल्स के लिए नहीं है, ये रूल जो है इंडिविजुअल्स के लिए नहीं है, ये रूल सिर्फ एओपी और कंपनी के लिए है कि एओपी और कंपनी जो है वो साल में कितनी दफा टैक्स जमा करवाए? 4 दफा। पढ़ें, एवरी इन्वेस्टर अदर देन इंडिविजुअल, तो फिर किसकी बात हो रही है? एओपी और कंपनी की। शेल इलेक्ट्रॉनिकली फाइल अ स्टेटमेंट, ये एक इलेक्ट्रॉनिकली स्टेटमेंट जमा करवाएगा ऑफ एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स क्यों इसको कहा जा रहा है? क्योंकि अभी साल खत्म नहीं हुआ, उससे पहले ही आप टैक्स जमा करवा रहे हैं। एक एडवांस टैक्स जमा करवाएगा किसके ऊपर? कैपिटल गेन के ऊपर। कितने दिनों में? 7 डेज। 7 डेज आफ्टर द एंड ऑफ ईच क्वार्टर एंड विल पे द टैक्स। 2 काम करने हैं इसने। नंबर 1, जी बिल्कुल, 2 काम करने हैं इसने। पहला काम इसने करना है इलेक्ट्रॉनिकली फाइल अ स्टेटमेंट, ये पहला काम करना है, और दूसरा काम इसने करना है विल पे द टैक्स। ये 2 काम करेगा। स्टेटमेंट में ये लिखा होगा कि इस कंपनी के शेयर मैंने बेचे, इतना इतना गेन आया, और साथ पे टैक्स जमा करवाएगा। ये नोट करना कर लें, क्वार्टर के बाद 7 दिन के अंदर।
ओके, अगली चीज देखें जी, आखिरी चीज, अगर एक कंपनी का सोल बिजनेस यानी सिर्फ और सिर्फ बिजनेस ये हो कि वो मैनेज करता है इट्स इन्वेस्टमेंट इन डिफरेंट सब्सिडरीज। सब्सिडरी होती है जिसके आप 50% या ज्यादा शेयर खरीदें, 50% या ज्यादा शेयर खरीदें, इसे कहते हैं सब्सिडरी। अगर एक कंपनी का अकेला बिजनेस सब्सिडरीज खरीदना है तो इसकी इनकम ऑफ कंपनी वुड बी डिविडेंड और कैपिटल गेन। डिविडेंड इनकम क्या होगी? डिविडेंड इनकम होती है कि आपको कंपनी से प्रॉफिट मिल रहा है, और कैपिटल गेन इनकम होती है आपने कंपनी के शेयर बेच दिए हैं। इसकी इनकम फॉल करेगी इनकम फ्रॉम बिजनेस में, कैपिटल गेन में फॉल नहीं करेगी। एक कंपनी से आपने पूछा भाई क्या करते हो, कहते हैं आलू बेचता हूं। एक कंपनी से पूछा क्या करते हो, भाईजान एसी बेचता हूं। एक कंपनी से पूछा आपने क्या करते हो, कहते टमाटर बेचता हूं। और एक कंपनी से आपने पूछा क्या करते हो, कहा कंपनियां खरीदते बेचते हैं। आपने कहा तुम खुद कौन हो, मैं कंपनी हूं। अच्छा तुम्हारा काम क्या है, कंपनियां खरीदते बेचते रहते हैं। If the sole business of a company is to manage its investments in different companies, अगर sole business है आपका कि आप different companies के शेयर खरीदते और बेचते रहते हैं, तो भाईजान फिर आप कारोबारी बंदे हैं, आप कैपिटल गेन के चैप्टर में नहीं फॉल करेंगे। हालांकि आप शेयर बेच रहे होंगे, हालांकि आप डिविडेंड इनकम कमा रहे होंगे, लेकिन फिर भी आप पे कैपिटल गेन का चैप्टर नहीं लगेगा। क्लियर? तो अब आप किस चैप्टर में फॉल करेंगे? इनकम फ्रॉम। लेकिन ये बात इंडिविजुअल्स और यूपीस के लिए नहीं है, ये वाली बात जो मैं पढ़ रहा हूं ये किसके लिए? सिर्फ इसका मतलब ये है कि अगर इंडिविजुअल 1000 शेयर भी खरीद के बेचते तो वो कैपिटल गेन का चैप्टर ही लगेगा, और न्यूमेरिकल में हमने कैपिटल गेन का चैप्टर ही लगाना है। ये तो ऐसी थ्योरी की हद तक एक बात आपको बतानी थी। अगर एक कंपनी का कारोबार ही कंपनियां खरीदना बेचना हो तो उसकी इनकम कौन सी बनेगी? बोले इनकम फ्रॉम बिजनेस। ओके, इनकम प्रॉपर्टी के चैप्टर में आ जाए जी। भाईजान बात कर रहे हैं फोन पे, हम जरा होगी बात माय डियर। आई कैप से फोन? अच्छा कोई नहीं, रिलैक्स, ऐसी में तो जरा थोड़ा सा छेड़खानी कर रहा हूं। जी मोहतरम, क्या है ये? भाईजान ने ये देख के शायद पहचाना है, बहरिया। अच्छा ये क्या है? घर है। और ये क्या है? प्लॉट है। ये क्या है? तो ये घर है और ये प्लॉट है। अब मुझे आप ये बताएं कि घर से किराया आ सकता है? घर आप किराए पे दे सकते हैं, प्लॉट किराए पे दे सकते हैं। प्लॉट किराए पे दे सकते हैं, तो आप घर भी किराए पे दे सकते हैं और प्लॉट भी किराए पर दे सकते हैं। क्लियर हो गया? तो घर भी किराए पे देते हैं लोग और प्लॉट भी किराए पे देते हैं। हो सकता है एक कनाल का घर जो है वो 10 लाख किराए पे चढ़ जाए, या चलें 2 लाख किराए पे चढ़ जाए, और एक कनाल का प्लॉट जो है वो किसी ऑफिस को आपने पार्किंग स्पेस के तौर पे दे दिया, तो ये जो है वो मिसाल के तौर पे 30,000 40,000 महीने किराए पे चढ़ जाए। डन? तो दोनों से किराया आ सकता है। अगली बात, क्या ऐसा हो सकता है कि घर आप बेचने का सोच लें? बेचने का सोच लें। अगर आप घर बेचने का सोच लें तो क्या घर अगर आप बेचने का सोचेंगे तो इज इट पॉसिबल कि घर बेचते हुए आपको फोरफिटेड डिपॉजिट आ जाए? यानी आप बेचने का सोचें, बेच के पैसे थोड़ा सा आए, लेकिन बाद में नीयत बदल जाए, किसकी? लेने वाले की नीयत बदल जाए और कहे मैंने ये घर नहीं लेना, तो फिर ऐसी सूरत के अंदर आपको इस घर की मद में कोई फोरफिटेड डिपॉजिट आ रहा होगा। अच्छा, इसी तरह ऐसा भी हो सकता है कि आप जो है वो, ये सही है, आप प्लॉट बेचें और प्लॉट बेच के थोड़ा एडवांस पकड़ें और बाद में वो बंदा कहे नहीं 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 मैं तो ये प्लॉट नहीं लूंगा, तो फिर ऐसी सूरत में आपको यहां से भी फोरफिटेड डिपॉजिट आ सकता है? आ सकता है। अच्छा, मैंने अब आपको जो है वो 4 चीजें बताई हैं। पहली चीज, नंबर 1, घर से किराया आ सकता है, घर से फोरफिटेड डिपॉजिट आ सकता है। अगर आप घर किराए पे ना दे, खाली घर हो, बेचने का सोचें, तो फोरफिटेड डिपॉजिट आ सकता है। क्या प्लॉट से किराया आ सकता है? क्या प्लॉट से फोरफिटेड डिपॉजिट आ सकता है? तो बता दें ये भाईजान
कितने पाए हो गए? 4 पाए हो गए। माशाल्लाह। कितने पाए हो गए? 4 पाए हो गए। 4 पाए हो गए। डन जी। अब इनके बारे में क्या असूल हैं ये मैं आपको बताने लगा हूं। इनके बारे में क्या असूल है 4 पायों के बारे में। किराया प्लॉट का आ सकता है आपको? फोरफिटेड डिपॉजिट प्लॉट का आ सकता है? घर किराए पे दे सकते हैं आप? बिल्डिंग, हाउस, प्लाजा। क्या घर बेचे तो फोरफिटेड डिपॉजिट आ सकता है? रिपेयर अलाउंस प्लॉट के केस में माइनस नहीं हो सकता, ये पहली दफा आपको बता रहा हूं। और रिपेयर अलाउंस घर अगर आप किराए पे दें तो फिर माइनस हो सकता है, क्योंकि प्लॉट की रिपेयर नहीं होती। रिपेयर तो किसकी होती है? घर की होती है, बिल्डिंग की होती है। तो इसलिए ये असूल है। सेक्शन 15A के साथ जगह नहीं होगी, लेकिन जगह नहीं भी है तो कहीं दाएं बाएं करके या अगले पिछले सफे पे नोट कर लें। सेक्शन 15A में ये हमारा कॉन्सेप्ट है रिपेयर अलाउंस का। सेक्शन 15A क्या पूछना चाह रहे हो? पेज नंबर। कल तू याद कर रहा था सेक्शन 15A, तो नजर मारते मारते निकला था सेक्शन 15A। हद हो गई यार। एक 1000 साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, फिर 2000 साल और रोती है। ओके अगला भाईजान सवाल ये है, एक और कॉन्सेप्ट आपके लिए आने लगा है, वो जरा आपने सुनना है। अच्छा, क्या आप अगर घर किराए पे दें तो आपको किराए के साथ साथ, अगर आप घर किराए पे दें तो आपको किराए के साथ साथ नॉन एडजस्टेबल अमाउंट आ सकती है? क्या आप अगर प्लॉट किराए पे दें तो प्लॉट के साथ साथ आपको नॉन एडजस्टेबल अमाउंट आ सकती है? तो ये भाईजान आपके लिए मैंने 5वां पाया और 6ठा पाया बना दिया। ठीक है जी। घर किराए पे दें तो क्या आ सकती है? नॉन एडजस्टेबल अमाउंट। और प्लॉट किराए पे दें तो क्या आ सकती है? तो भाईजान अगर आप फोकस करें इस चैप्टर में 3 चीजें हैं ना। क्या? घर से किराया भी आ सकता है, घर से फॉरफिटेड डिपॉजिट भी आ सकता है, और घर से नॉन एडजस्टेबल अमाउंट भी आ सकती है। प्लॉट से किराया भी आ सकता है, प्लॉट से फॉरफिटेड डिपॉजिट भी आ सकता है, और प्लॉट से नॉन एडजस्टेबल अमाउंट भी आ सकती है। फिलहाल मैं आपसे सिर्फ बात करने लगा हूं किसके ऊपर? नॉन एडजस्टेबल अमाउंट के ऊपर। कि घर से नॉन एडजस्टेबल अमाउंट आई है। कहां से नॉन एडजस्टेबल अमाउंट आई है? घर से नॉन एडजस्टेबल अमाउंट आई है, और प्लॉट से भी नॉन एडजस्टेबल अमाउंट आई है। उसकी ट्रीटमेंट आपने कैसे करनी है? उसकी ट्रीटमेंट भाई ये है, अगर आप नॉन एडजस्टेबल अमाउंट रिसीव करें सेक्शन 16 वाली, प्लॉट या लैंड के अगेंस्ट,
तो पेपर में आपने उसे इग्नोर कर देना है। ये मैंने आज पहली दफा बात बताई आपको। और अगर घर बिल्डिंग के अगेंस्ट नॉन एडजस्टेबल अमाउंट रिसीव करें तो उसे आपने 10 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। देखें सेक्शन 16, वेयर द ओनर ऑफ अ बिल्डिंग रिसीव फ्रॉम टेनेंट एन अमाउंट विच इज नॉट वेयर ओनर ऑफ बिल्डिंग। ये सेक्शन लैंड के लिए लगता ही नहीं है। लैंड की नॉन एडजस्टेबल अमाउंट आई तो रिलैक्स करना है आपने, उसे इनकम में कुछ ऐड ही नहीं करना। नोट, नॉन एडजस्टेबल अमाउंट एडवांस इन केस ऑफ ओपन प्लॉट ऑफ लैंड इज नॉट अवेलेबल अंडर द लॉ। ये नॉन एडजस्टेबल एडवांस इन केस ऑफ प्लॉट ऑफ लैंड इज नॉट टैक्सेबल अंडर द लॉ। ये लॉ में टैक्सेबल नहीं है। इसको आपने पेपर में फिगर गिवन भी होगी तो आपने इसे क्या कर देना है, इग्नोर कर देना। सिर्फ इतना सा नोट कर लें। What are you smiling at? Sitting in second row in hybrid class. ये था तो आपको छेड़ता रहता है। ग्रीन शर्ट जिन्होंने बॉल पॉइंट बंद किया, अगर सेक्शन 16 के साथ आपने ये नोट किया तो हाथ खड़ा कर दें। वेल डन, सेक्शन 16 के साथ ही करना था नोट। अब्दुल रहमान खड़े हो, जो सेक्शन 16 के साथ नोट किया तो हाथ खड़ा करो, बैठ जाओ। फर्स्ट रो में जो भाई बैठे हैं अपना नाम बता दें। जी 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 जी, अब्दुल्ला माइक लेके आपके पास आ रहे हैं। अब्दुल्ला चल पड़े हैं। अब्दुल्ला ने माइक पकड़ लिया है। अब्दुल्ला ने 4 कदम उठा लिए, 5 6 7। वली, पूरा नाम? वली मोहम्मद। माशाल्लाह, ले लें जी माइक अब्दुल्ला भाई। जी वली मोहम्मद भाई, सेक्शन 16 के नीचे अगर आपने नोट किया तो हाथ खड़ा कर दें। ठीक है, गुड, चलें आगे। तो ये भाईजान इनकम प्रॉपर्टी के चैप्टर की हमारी चीज़ें पेंडिंग थी। आज हमने इन चीज़ों को कवर कर लिया है। अब हमारा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का चैप्टर तैयार हो गया है। इतना तैयार हो गया है कि कल अगर आईकैप इमरजेंसी में कॉल दे दे कि चैप्टर 4 इनकम प्रॉपर्टी का खाली पेपर हम ले रहे हैं इस दफ़ा, उसी के बेस पे डिसाइड होगा, तो आपका तैयार होना चाहिए। अच्छा, वैसे मेरे ख्याल से पता नहीं, अब हम अपने ज़माने में शायद मेरे ख्याल से ऐसा करते ही थे कि हर संडे को ऐसे तैयारी करते थे जैसे मंडे को आईकैप का पेपर है। तो लंबी कब छोड़ दिया है। तो हर संडे को ना आप ऐसे तैयारी किया करें जैसे कल आईकैप का पेपर है। फिर आप देखें आपका लेवल जो है ना, यानी लोग दूर दूर से आपको देखने आएंगे। यार ये क्या है यार, 12। आप मुस्कुरा क्यों रहे हो? आप खड़े हो जाओ, ब्राउन शर्ट। आप अच्छा आ जाए जी। क्वेश्चन नंबर पेज 219, क्वेश्चन नंबर 14। वो फरूक नहीं होता था, वो पिछली गली में क्रिकेट खेलता था। यकम जुलाई 2021 को फरूक ने 80 लाख रुपया सितारा बैंक से। जी भाई खड़े हो गए हैं, माइक लाएं। आप फरूक हैं? माइक लाएं, जल्दी लाएं, जल्दी। नहीं भाई, ये वाले दूसरे। ठीक है, बैठ जाएं। अपना नाम बता दें। अली अहमद। ठीक है, मेरा एक लिंगोटिया यार का भी यही नाम है, भूलेगा नहीं। ओके, तो अली अहमद साहब, 1 जुलाई 2021 को फरूक बोरोड 80 लाख रुपया फ्रॉम स्टार बैंक लिमिटेड एंड एक्वायर्ड अ प्लॉट ऑफ लैंड इन हब इंडस्ट्रियल जोन। हब इंडस्ट्रियल जोन इलाके का नाम है, हब इंडस्ट्रियल जोन ऑफ रुपीज 65 लाख। भाईजान ये बैंक से लोन लिया कितना? 80 लाख। और प्लॉट कितने का खरीदा है? 65 लाख का। प्लॉट का भी अपना ही लेवल होगा। एक प्लॉट कितने का खरीदा है? 65 लाख का। ही इन्वेस्टेड द रेस्ट ऑफ लोन। भाई हमारी बिलास है कि बकाया लोन इसने कहाँ इन्वेस्ट किया है? चलें बता रहा है, इधर उधर की बात तो सुन लेते हैं। ही इन्वेस्टेड द बकाया लोन इन अ बिजनेस वेंचर विद हिज फ्रेंड। ये जो साथ वाले घरों की बातें कर रहे थे ना, मेरा भाई, मेरी बहन, ये वो और इस तरह, और ये, तो इनकी बातों में आप आराम से पढ़ें। लगे रहते हैं, फिर आपके 5 मिनट जाया, फिर आपके 10 मिनट जाया, मेरा बड़ा भाई ये कर रहा है, मेरा छोटा भाई ये कर रहा है, और मेरे अबू इधर जाते हैं, कर रहे होते हैं ना साथ वाले बातें। चुप करके सीए करें आप, इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगा। ही इन्वेस्टेड रेस्ट ऑफ, पढ़ाई की बातें करें। अच्छा यार, 450 डिपॉजिट का क्या करना है? अच्छा यार, लैंड के रेंट का क्या करना है? अच्छा यार, पेयर अलाउंस, इस तरह की बातें करनी तो करें उसके साथ। ही इन्वेस्टेड रेस्ट ऑफ द लोन। उसने बकाया लोन क्या कर दिया?
इन्वेस्ट कर दिया विद अ बिजनेस इन हिज फ्रेंड, विद हिज फ्रेंड, ठीक है, छोड़ो परे, इसका आगे कोई डिटेल में इंफॉर्मेशन भी नहीं है कि इस पैसे का बना क्या और बिजनेस से इन्होंने क्या किया, क्या क्या गुल खिलाए। बिजनेस के चैप्टर में कभी कोई आ जाएगी ऐसी चीज तो देख लेंगे। ये वाले लोन जो है इसके ऊपर इंटरेस्ट आपने पे करना है 12% पर एनम बैंक को, और ये लोन वापस होना है 8 बराबर क्वार्टरली किस्तों में। उर्दू देखिए आपने, सुने, 8 बराबर सहमाही किस्तें, 8 बराबर क्वार्टरली किस्तों में, और पहली किस्त अगले साल के पहले दिन, पहली किस्त अगले साल के पहले दिन पे होनी है। इसका मतलब है हमारे साल कोई किस्त वापस, इसलिए हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हां, किसी सवाल में हमारे साल भी किस्त वापस हो रही है तो देख लेंगे क्या करना है, लेकिन इस सवाल में कम से कम हमारे साल में किस्त वापस नहीं हो रही। किस्तें वापस होना कब से शुरू होनी है? अगले साल के पहले दिन। हमारा साल कौन सा है? 30 जून 22। पहली किस्त कब पे होनी है? 1 जुलाई 22 को। पहली किस्त मेरे ख्याल से पे होगी 1 जुलाई 22 को, दूसरी पे होगी 1 अक्टूबर को, अगली नहीं 1 अक्टूबर को, अगली 1 जनवरी को, और अगली 1 अप्रैल को, फिर 1 जुलाई को, फिर सितंबर, फिर 1 अक्टूबर को, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, फिर 1 जनवरी को, जनवरी फरवरी मार्च, फिर 1 अप्रैल को। 8 बराबर किस्तों में लोन पे हो जाएगा। पहली किस्त पे होगी अगले साल के पहले दिन। 8 मिलियन का लोन है, 1-1 मिलियन बराबर किस्त बन के 8 किस्तों में पूरा 8 मिलियन पे हो जाएगा। लेकिन इस सारे को इग्नोर करें क्योंकि अगले साल लोन रीपे होने, इससे हमें कोई कंसर्न नहीं है। ऑन 1 अगस्त 2021, इस दिन यहां कहीं ऑन हमारे साल ऑन 1 अगस्त 2021 फारूक ने सोचा टू सेल अ प्लॉट, घर नहीं, प्लॉट है अभी। He decided to sell a plot to जुल्फिकार मोटर्स फॉर 10 मिलियन। सोचा कि 10 मिलियन का बेचेंगे, एंड रिसीव डिपॉजिट ऑफ 5 लाख फ्रॉम देम, और उनसे 5 लाख पकड़ भी लिया। ऑन 15 अगस्त 2021, 15 दिन गुजरने के बाद, इंडिया की आजादी वाले दिन, फारूक ने वो पैसे छुड़वा लिए क्योंकि जुल्फिकार ने इनकार कर दिया था कि मैं तुम्हारा प्लॉट नहीं खरीदूंगा। हाँ, तो फारूक ने कहा हाँ 5 लाख मेरे हो गए। तो फारूक ने 5 लाख रुपए उससे छुड़वा लिया। ये 5 लाख बोलें क्या है? ये 5 लाख बोलें क्या है जी? फॉरफिटेड डिपॉजिट। ओ भाई, इसको ये ना कीजिएगा, इसे इग्नोर करना है। वो इसका रिपेयर अलाउंस इग्नोर करना है, खुदा के लिए कोई ऐसी मोंगी ना मार दीजिएगा, इसको इग्नोर करना है, इसका रिपेयर अलाउंस इग्नोर करना है। फॉरफिटेड डिपॉजिट पहले मुझे डालने तो दें, फिर इसके रिपेयर अलाउंस की बात करेंगे। मैंने रिपेयर अलाउंस के बारे में आपको बातें बताई हैं या फॉरफिटेड डिपॉजिट के पैसे आने के बारे में बातें बताई हैं? रिपेयर अलाउंस के बारे में बातें बताई हैं। रिपेयर अलाउंस को देख लेते हैं। अभी मुझे फॉरफिटेड डिपॉजिट इनकम में तो डालने देना। कितना आया? 5 लाख। किसके अगेंस्ट? प्लॉट के बेचने का सोचा था, लेकिन अगला बंदा जो है वो झंडी करा के चला गया। क्लियर? हैव यू नोटेड इट डाउन और हैव यू नोटेड इट अप? बी सुपीरियर, बी हम्बल। अच्छा, जल्दी 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 नोट करें। चलें जी आगे। ऑन 1 सितंबर 2021, ऑन 1 सितंबर 2000, जुलाई अगस्त नहीं, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून। तो 1 सितंबर का मतलब ये तारीख है। तो 10 महीने घर किराए पे रह या 12 महीने? 10 महीने प्लॉट। ऑन 1 सितंबर 2021 फारूक लेट आउट द प्लॉट। बेच, वो तो बेच दिया था, फिर लेट आउट कैसे किया? अबे बेचने का सोचा था, लेकिन बेच के सोच के जो पैसे आए थे वो पैसे जो है इसने अपने पास रख लिए हैं और अब वो खरीदार भाग गया है। ऑन 1 सितंबर 2021 फारूक लेट आउट द प्लॉट ऑफ लैंड टू हिज दोस्त आतिफ। इसका कोई दोस्त था आतिफ, तो अली माद इसने आतिफ को जो है वो घर किराए पे दे दिया एटा महाना किराया ऑफ 1.5 लाख। एटा महाना किराया ऑफ 1.5 लाख। एक फर्म ऑफ वैल्यूअर ने कहा है, ये इंफॉर्मेशन आपको दिया, पढ़ ले। एक फर्म ऑफ वैल्यूअर ने आपको ये इंफॉर्मेशन दिया
उसने कहा भाईजान आप सालाना घर किराए पे चढ़ाना चाहते हैं ना, तो इस वक्त मार्केट में जो किराया चल रहा है ना वो तो 21,60,000 चल रहा है। ये सालाना है महाना है? आप बताएं ये जो किराया फर्म ऑफ वैल्यूअर ने लगा के दिया है, ये फेयर वैल्यू होगी एक टाइप की किराए की? एनुअल रेंटल वैल्यू का क्या मतलब है? अगर साल तुम पूरा घर किराए पे चढ़ाई रखो तो तुम बता दो तुम्हें कितने पैसे मिल सकते हैं? 21 लाख। लेकिन तुम पागल हो, तुम महीने के दोस्त से कितने ले रहे हो? 1.5 लाख। लेकिन हम तुम्हें कहते हैं अगर साल तुमने घर किराए पे चढ़वाना हो ना, हमारे पास आना, हम कितना घर किराए पे चढ़वा देंगे तुम्हें? 21,60,000। 21,60,000 सालाना है महाना है? 1.5 लाख महाना है सालाना है? घर किराए पे कितना अरसा आए? 10 महीने। एक्चुअल किराया ऐड करें, फेयर मार्केट ऐड करें, या दोनों में से हायर? रेंट प्लॉट का हायर ऑफ क्या क्या? ये डैश का मतलब ऐसे ही होता है, एक पॉइंट हम बना रहे हैं। एक्चुअल या फेयर मार्केट। डन। एक्चुअल किराया किस पे पड़े? महाना पे। उसको 10 महीने पे ले जाएं। 1.5 लाख ज़रब 10 इज इक्वल टू 15 लाख। अच्छा जी, फेयर मार्केट रेंट 21,60,000 को अगर आपने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 10 साल का किराया हो जाएगा। 21,60,000 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 10 साल का किराया हो जाएगा। हमने इसको डिवाइड करना है 12 से। 12 से डिवाइड करेंगे तो 1 महीने का किराया आएगा। लेकिन मुझे 1 महीने का किराया नहीं चाहिए, मुझे कितने महीने का किराया चाहिए? 10 महीने का किराया चाहिए। जी आप बताएं क्या जवाब आ रहा है? 18 लाख। बता दें जी लोअर, हाँ सॉरी हायर। ओके डन। शुड वी चल आगे? कितने लोग टेस्ट दिए हैं? अच्छा, ही रिसीव्ड, अभी हम पाई की तरफ चल रहे हैं, खोए की तरफ नहीं जा रहे। ही रिसीव्ड लिखा हुआ, रिसीव्ड का क्या मतलब है? ही रिसीव्ड नॉन एडजस्टेबल एडवांस ऑफ 2 लाख फ्रॉम आतिफ। आतिफ से उसने 2 लाख रुपया नॉन एडजस्टेबल एडवांस पकड़ा है। ये मैंने आपको आज पढ़ाया है, ये मैंने आपको अभी भी पढ़ाया है। नॉन एडजस्टेबल एडवांस का जो है वो क्या करना है? नॉन एडजस्टेबल एडवांस का नॉन एडजस्टेबल एडवांस कितना रिसीव हुए? 2 लाख। किसके अगेंस्ट? आज तक हम अन्य वाई 1/10 कर रहे होते थे, लेकिन आज के बाद आंखें खोल के कभी कभी हाँ भी कर दिया करेंगे, इग्नोर कर दिया करेंगे। अगर किसका हुआ? प्लॉट का। और अगर बिल्डिंग का हुआ तो 1/10। ओके जी, ये प्लॉट का है, बिल्डिंग का है, तो इसे क्या करें? हाँ, तो इसलिए नॉन एडजस्टेबल एडवांस को हम इग्नोर करेंगे। अब आज की क्लास जिसने नहीं ली वो समझा होगा, इनकम प्रॉपर्टी का चैप्टर तो सर ने 4 दिन पहले खत्म करा दिया हुआ है। नॉन एडजस्टेबल एडवांस किसका है? प्लॉट का। इसमें रिलैक्सेशन है, ये इनकम में नहीं डालेंगे। ओके वली मोहम्मद साहब, ओके हाथ खड़ा कर दें। यस ओके, लेट्स मूव नेक्स्ट। भाईजान खोए खत्म हो गए, क्या शुरू होने लगे? अब पाया, पाया अफ्तारी का टाइम आ रहा है, पाया शुरू होने लगा है। एंड पेड 80,000 फॉर लेवलिंग द ग्राउंड। ग्राउंड का लेवल है? नहीं नहीं नहीं, ये वो चीज नहीं है। लेवलिंग द ग्राउंड का मतलब होता है ग्राउंड के अंदर जाके पांव रखते हैं तो पांव से कीचड़ साफ करना पड़ता है, फिर बाद में पांव ही अंदर चला जाता है। तो अब लेवलिंग द ग्राउंड, ग्राउंड को लेवल करके दिया ताकि दोस्त परेशान ना हो, क्योंकि दोस्त का भी तो लेवल है ना एक, तो दोस्त परेशान ना हो, इसलिए मैंने मजदूरों को कहा भाईजान इधर आओ, मट्टी मुट्टी इधर उधर से पकड़ो, मट्टी मुट्टी पकड़ के डालो, और ये मैं दोस्त को जो ग्राउंड दे रहा हूं ऐसा ना हो कि दोस्त ग्राउंड के अंदर ग्राउंड हो जाए। तो उससे पहले मैंने दोस्त को ग्राउंड क्या करके दे दिया? लेवल करके दे दिया। अच्छा, ग्राउंड लेवलिंग आप पाया है खोया है? खोए के लिए सेक्शन 15A है ना हमारे पास, तो आप जरा देखते हैं। ये ग्राउंड लेवलिंग खर्चा रिपेयर अलाउंस टाइप कोई चीज है? नहीं। ये इंश्योरेंस है? नहीं। ये लोकल टैक्स है? नहीं। ये ग्राउंड रेंट नहीं है। और नहीं यार, ग्राउंड रेंट बिल्कुल कोई और चीज होती है, वो होता है जमीन का किराया देना, ये तो आप मट्टी डलवा रहे हैं, ये ग्राउंड रेंट नहीं है। अच्छा, क्या ये इंटरेस्ट ऑन लोन है? नहीं। क्या ये
कलेक्शन चार्जेस है नहीं, क्या ये लीगल नहीं, क्या ये बैड डेट है नहीं, तो फिर ये है क्या? ना ये ए है, ना ये बी है, ना ये सी है, ना ये डी है, ना ये ई है, ना ये एफ है, ना ये जी है, ना ये एच है, ना है आई है, ना ये जे है, तो ये फिर कोई के एल एम होगा, लेकिन इस तरह के खर्चे माइनस नहीं हो सकते। जो खर्चे इनकम प्रॉपर्टी के चैप्टर में माइनस होंगे वो ए से जे वाले होंगे, ए से जे के अलावा कोई खर्चा माइनस नहीं हो सकता, इसलिए इस खर्चे को हम इग्नोर करेंगे, क्योंकि अगर माइनस करना भी चाहें तो सेक्शन 15 ए कहेगा। टोटल कराएं इसका पाए का 23 लाख। अब किसकी तरफ मूव करें? खोए की तरफ। लेस रिपेयर अलाउंस, अभी टाइम नहीं है, मैं रिपेयर अलाउंस वो जो आपको सारी बातें समझाई हैं करके कल अप्लाई करूंगा, रिपेयर अलाउंस की फिगर कल निकालेंगे। अच्छा कौन सी फिगर थी ये? ग्राउंड लेवलिंग। तो ये सेक्शन ए से जे तक कोई भी पॉइंट इसमें नहीं लगता, इसलिए ये माइनस नहीं करेंगे। तो प्रॉपर्टी के चैप्टर में वो खर्चे माइनस करने की इजाजत है जो ए से जे तक कवर हो रहे हैं, उसके अलावा वाले माइनस करने की इजाजत नहीं है, नहीं है, नहीं है माय गाय, नहीं है। ओके अगला 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 खोया, अगला खोया, अगला खोया। एंड 62,000 एज इंश्योरेंस प्रीमियम अगेंस्ट द रिस्क ऑफ डैमेजेस और डिस्ट्रक्शन बाय वाटर लॉजिंग। सुना है पानी पुनी वहां आ जाता है और पानी जमीन के साथ वो करता है जो दुनिया देखेगी, तो इससे बचने के लिए इसने 62,000 की इंश्योरेंस करवा ली है, इंश्योरेंस करवा ली है। देखते हैं ए से लेके जे तक कौन सा पॉइंट लगता है, ए से जे तक कौन सा पॉइंट लगता है, ए से जे तक कौन सा पॉइंट लगता है, बी पॉइंट लगता है, लेकिन बी पॉइंट कहते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम से तब माइनस करने की जाता है जैसे बिल्डिंग, और ये बिल्डिंग नहीं है, प्लॉट है। आज तो सही दिमाग की दही बन रही है, आज तो जो चीजें पड़ी हुई थी वो भी लग रहे हैं। तो भाईजान ये तो इंश्योरेंस सिर्फ बिल्डिंग की माइनस करने की इजाजत थी, आज ही की तो क्लास लेनी थी आप लोगों ने। ये इंश्योरेंस सिर्फ किसकी माइनस करने की इजाजत थी? बिल्डिंग की। और ये किसकी इंश्योरेंस है? प्लॉट की। हाँ चले 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 छिक के रखें काम को। इंश्योरेंस किसकी? प्लॉट की। हाँ इसको भी माइनस नहीं करेंगे। जाएं साथ वाले को लेकर टेस्ट रूम में, भाई ये सवाल अगली क्लास में पूरा होगा, करें।